हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हमारा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स चल रहा था और काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज हम इस चैप्टर का समापन करेंगे और ये हमारा अंतिम वीडियो होगा जो हम पढ़ेंगे आज दूरदर्शी के बारे में। देखो, दूरदर्शी, इसको दूरबीन भी कहा जाता है, टेलीस्कोप भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि परिभाषा क्या है, ये दूरदर्शी जो है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इसकी बनावट क्या है, ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, देखिए, दूरदर्शी या दूरबीन क्या होती है, परिभाषा देखते हैं अपन इसकी। तो देखो, दूर का मतलब होता है दूरस्थ वस्तुएं और दर्शी का मतलब दर्शन, यानी ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं भाई, वह प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है, दूरदर्शी कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। अब देखो, ये दूरदर्शी जो है वो दो प्रकार की होती है भाई। दो प्रकार की होती है। देखो, दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। पहला अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी। हाँ जी, तो देखिए, ये दूरदर्शी कहाँ काम आती है भाई। जितने भी खगोलीय पिंड है, ठीक है, तारे हैं, चंद्रमा है और जितनी भी दूरस्थ वस्तुएं हैं, ये आकार में बड़ी होती है परंतु हमें ये छोटी दिखाई देती हैं। तो उनको देखने के लिए इन दूरदर्शियों का उपयोग किया जाता है। हमारे यहाँ दूरदर्शी जो वो दो प्रकार की होती है, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। इस अपवर्ती दूरदर्शी को ही खगोलीय दूरदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना उतार ले। फिर अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अपवर्ती दूरदर्शी क्या होती है और परावर्ती दूरदर्शी क्या होती है। तो इतना उतार ले, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला टॉपिक देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी। सबसे पहले हम इसकी बनावट की बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ इसकी बनावट है, आवर्धन क्षमता जो है इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, तो सिर्फ आपको इसकी बनावट देखना है। देखो, बनावट, अगर आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है तो अपवर्ती दूरदर्शी का जो बनावट है वो बिल्कुल वैसा सही है। इस अपवर्ती दूरदर्शी में वही दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं और ये जो बनावट है ये आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जस्ट उलट होती है। ठीक है, तो इस अपवर्ती दूरदर्शी में भी क्या होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। फर्क इतना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस छोटा होता है जबकि यहाँ पर बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा अभिदर्शक लेंस और ये हो जाएगा आपके नेत्रिका लेंस। जो आंख के पास है उसको हम क्या बोल देंगे, नेत्रिका लेंस। ये हो जाएगा नेत्र। अब देखो, क्योंकि हम दूरदर्शी को जो है वो दूरस्थ वस्तुओं के काम में लेते हैं, दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए, तो यहाँ पर हम वस्तु नहीं बनाएंगे, वस्तु से आता हुआ सीधा प्रकाश जो है वो दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये प्रकाश कुछ इस तरह से आ रहा है और ये प्रकाश कुछ ऐसे, कोई दूरस्थ वस्तु है उससे प्रकाश आ रहा है। यहाँ पर क्योंकि इस लेंस से टकरा कर क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी, इसलिए इसको अपवर्ती दूरदर्शी बोला जाता है। तो ये दोनों जहाँ पर मिलेंगी कुछ इस तरह से, इस तरह से मिल जाएंगी भाई। ठीक है, और ये दोनों वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटती हैं। तो जब काटेंगी तो क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा, ये लेंस थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से।
और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लो कोई ए बी वस्तु दूरस्थ रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये प्रतिबिंब जो है, ठीक है, ये उस दूरस्थ वस्तु का वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में छोटा बनेगा। यह प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए जो है वो बिंब का काम करेगा, और बिंब का काम करेगा तो इसका जो प्रतिबिंब है, तो ये किरणें यहां तो मिलेगी नहीं, तो जब आप पीछे की ओर बढ़ाओगे इनको इस तरह से, ये अभिदर्शक लेंस को अपन बाद में लिख देंगे, तो यहाँ कहीं ये मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इनका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनता है। तो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, और ये लेंस कौन सा था? अभिदर्शक लेंस। तो देखो भाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये अभिदर्शक जो वो आकार में छोटा होता है, नेत्रिका बड़ा होता है, यहाँ उल्टा है। अब इसकी बनावट समझ लें कि एक दूरस्थ वस्तु से दो समांतर किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के बाद दोनों एक दूसरे को काटती हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये प्रतिबिंब जो इस नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का काम करेगा, और इसका अंतिम प्रतिबिंब जो वो ए डबल डैश बी डैश बनेगा, जो आकार में बड़ा होगा, आभासी होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जो प्रतिबिंब बनता है, इस डिस्टेंस को इसके प्रकाशित केंद्र O से, और ये मान लो E है, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो आपके प्रतिबिंब बनेगा, ये किस पे बनेगा? ये बनेगा आपके द्वितीय फोकस बिंदु पर, और ये डिस्टेंस हो जाएगी F0। ठीक है, और यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है E की इस बिंदु तक, ये कितनी होगी? ये हो जाएगी FE। तो कहने का मतलब इन दोनों प्रकाशिक केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगी F0 प्लस FE। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस F0 प्लस FE को क्या कहते हैं? कैपिटल L कहते हैं, और ये कैपिटल L क्या कहलाती है? ट्यूब लंबाई। क्या कहलाती है? ट्यूब लंबाई। तो देखो, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थी उसमें ट्यूब लंबाई को हमने दूसरी तरह से डिफाइन किया था। यहाँ आपको ध्यान रखना है ट्यूब लंबाई जो क्या होगी? F0 प्लस FE, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसकी बनावट के बारे में लिख देते हैं भाई। ठीक है, इस चित्र को ध्यान से बना लेना, और यहाँ पर सिर्फ बनावट ही है, आवर्धन समता आपके है नहीं सिलेबस में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो, अपवर्ती दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। वस्तु के समीप वाले लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं, जबकि नेत्रिका के पास स्थित लेंस नेत्रिका लेंस कहलाता है। नेत्रिका लेंस कहलाता है। ठीक है, आपको ये इतनी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा आपको दिख रहा है कि ये जो अभिदर्शक लेंस है ये आकार में बड़ा होता है, तो यहां लिख देते हैं अभिदर्शक लेंस आकार में बड़ा, जबकि नेत्रिका लेंस आकार में छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपके इस अपवर्ती दूरदर्शी की बनावट हो जाएगी। दो उत्तल लेंस होते हैं, ये अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, नेत्रिका लेंस छोटा होता है। जो दिख रहा है उसी के बारे में आपको लिखना है। कार्य प्रणाली अपन अलग से लिख देंगे।
ठीक है। और ये ध्यान रखना, ट्यूब लंबाई L क्या होगी, एफ नॉट प्लस एफ ई। एफ नॉट क्या है, इस अभिदर्शक लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, और एफ ई क्या है, इस नेत्रिका लेंस की प्रथम फोकस दूरी। एफ नॉट प्लस एफ ई क्या हो जाएगी, ट्यूब लंबाई। ठीक है, तो इतना उतार ले, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला टॉपिक देखिए, कार्यप्रणाली। जो दिख रहा है वही लिख देते हैं अपन। क्या लिखेंगे कि एक दूरस्थ वस्तु AB से आने वाली समांतर किरणें अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाती है। A' B' जो कि वास्तविक है, उल्टा है, छोटा है। यह प्रतिबिंब इसके लिए बिंब का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब हमें जो है वो A' B' प्राप्त होता है। तो इतनी बातें हम लिख देंगे, अंतिम प्रतिबिंब। तो देखो, दूरस्थ वस्तु AB से आने वाली समांतर किरणें अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु F नोट पर A' B' प्रतिबिंब बनाती है, जो कि वास्तविक, उल्टा व आकार में छोटा होता है। ठीक है, तो इसकी बात अपन ने कर ली। अब ये प्रतिबिंब जो है वो इस नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। तो बाकी बातें अपन यहाँ लिख देते हैं भाई। तो ये इधर वाला थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इतना उतार लेना और मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा के लिख देता हूँ जी। देखो, कंटिन्यू करेंगे उसी में। प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। अतः अंतिम प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब बड़ा आभासी व उल्टा प्राप्त होता है। तो देखो, इस प्रतिबिंब के सापेक्ष तो ये सीधा है, ठीक है, क्योंकि ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा, तो इसके सापेक्ष तो ये सीधा, लेकिन मूल वस्तु के सापेक्ष क्या होगा, हमें उल्टा प्राप्त होता है। तो इतनी बातें आपको इसकी कार्यप्रणाली में लिख देना है। ठीक है, अब देखो, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में इस अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में कोई डेरिवेशन नहीं है, सीधा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहां पर आपके ये एंगल जरूर दिखा रखा है, अल्फा कोण। ठीक है, ये अल्फा है और ये एंगल जो है वो कितना है, बीटा है। तो इसी में मैं लिख देता हूं इस अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूं यहां पर। तो डेरिवेशन नहीं है भाई, छोटी सी आवर्धन क्षमता के बारे में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, तो अपन उतना ही लिखेंगे। तो इस अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, देखो आवर्धन क्षमता को हम m से दिखाते हैं और वो होती क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण और बिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण। ठीक है, और यहां पर आपको बस इतना याद रखना है, ये जो बीटा बाई अल्फा जो होगी उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। भाई बीटा की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से देखोगे तो ये आ जाएगी आपके पास h अपॉन एफ ई। तो ये हो जाएगा आपके पास, सीधा लिख देता हूं मैं, एफ नॉट अपॉन एफ ई, एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो फिर से कह रहा हूं, सिलेबस में आपकी आवर्धन क्षमता सीधी लिखी हुई है,
ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं है। तो आपको याद रखनी है कि अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जो वो बीटा अपॉन अल्फा बराबर क्या होगी, एफ नॉट अपॉन एफ ई। एफ नॉट क्या है, इस अभिदर्शक लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, और एफ ई क्या है, नेत्रिका लेंस की प्रथम फोकस दूरी। ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता हो जाएगी, इसको याद रखें। फिर अपन आगे चलते हैं, इतना उतार लें भाई। हाँ जी, अगला देखिए परावर्ती दूरदर्शी या कैसिग्रेन दूरदर्शी। इस परावर्ती दूरदर्शी के जो आविष्कारक थे उन्हीं के नाम पर इस परावर्ती दूरदर्शी को कैसिग्रेन दूरदर्शी कहा जाता है। अब देखो, शुरुआत में क्या था भाई, अपवर्ती दूरदर्शी काम में ली जाती थी, लेकिन अपवर्ती दूरदर्शी की एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि जो उसका अभिदर्शक लेंस होता है वो आकार में बड़ा होता है। ठीक है, और व्यवहारिक रूप से इतने बड़े आकार के अभिदर्शक लेंस को बनाना, उसका रख रखाव जो वो कठिन कार्य था। ठीक है, और क्योंकि इस लेंस का आकार बड़ा था, इस कारण से यहाँ पर वर्ण विपतन जैसे दोष भी उत्पन्न हो रहे थे। ये वर्ण विपतन क्या होता है, गोलीय विपतन क्या होता है, आगे की कुछ देर बाद में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें, क्योंकि अपवर्ती दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस आकार में बड़ा था, जिसको बनाना, उसका रख रखाव जो है वो एक कठिन कार्य था। इसलिए कैसिग्रेन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया भाई, इस अपवर्ती दूरदर्शी के स्थान पर परावर्ती दूरदर्शी वो लेकर आए। उसमें क्या था, इस अभिदर्शक लेंस में इतने बड़े आकार की जगह उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब क्योंकि लेंस के स्थान पर दर्पण का उपयोग किया जाता है, और दर्पण में आपको पता है कौन सी प्रकार की घटना होती है, परावर्तन की होती है, इसीलिए इस दूरदर्शी को क्या बोला जाता है, परावर्ती दूरदर्शी बोला जाता है। तो इस परावर्ती दूरदर्शी की सिर्फ बनावट है, और इसके बाद इसके बनावट के बारे में 2-3 आपको बातें लिखनी है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है, हाँ जी, जो मैंने बताया था वही मैंने लिखा है। देखिए, अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस का आकार बड़ा होने के कारण उसको बनाना व्यवहारिक नहीं है तथा रखरखाव करना कठिन कार्य था। अतः आधुनिक युग में, वर्तमान युग में अभिदर्शक के रूप में उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अतः इसे आविष्कारक के नाम पर ही परावर्ती दूरदर्शी को कैसिग्रेन दूरदर्शी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी बनावट में देखो कि यहाँ पर जो दर्पण होता है, सबसे पहले ये प्रकाश किरण आई, यहाँ टकराएगी। ठीक है, और ये दर्पण अभिदर्शक के रूप में यहाँ पर क्या लेंगे हम, लेंस, उत्तल लेंस काम में न लेकर अभिदर्शक के रूप में हम अवतल दर्पण काम में लेते हैं। ये इस तरह पॉलिश है इसके। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रकाश किरण आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद ये सीधा यहाँ जाएगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस परावर्ती दूरदर्शी के अंदर द्वितीयक दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। तो ये प्रकाश किरण यहाँ टकराई, वापस इसका परावर्तन हुआ, और ये सीधा यहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रहा है ये नेत्रिका है। तो प्रकाश किरण आपतित हुई अवतल दर्पण पर, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद में यहाँ उत्तल दर्पण पर आई, यहाँ परावर्तन हुआ, और कहाँ चली गई, नेत्रिका पर। ऐसे ही ठीक जो वो नीचे की ओर दिखा रखा है, ये आपतित प्रकाश किरण है, यहाँ परावर्तन हुआ, यहाँ परावर्तन हुआ, और सीधा नेत्रिका पर। ठीक है, तो आपके परावर्ती दूरदर्शी में इतना ही है। तो आपको इतना याद रखना है कि परावर्ती दूरदर्शी जो है वो क्यों काम में ली जाती है। परावर्ती दूरदर्शी के कारण एक तो अभिदर्शक लेंस को आकार जो वो इतना बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा दर्पण को उपयोग करने के कारण इनमें जो प्रतिबिंब बनता है उसमें गोलीय विपतन या वर्ण विपतन नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक फायदा ये भी है। अब ये गोलीय विपतन और वर्ण विपतन क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक लाइन और कि परावर्ती दूरदर्शी में बनने वाले प्रतिबिंब में वर्ण विपतन व गोलीय विपतन नहीं होता है। तो इस परावर्तक दूरदर्शी का एक एडवांटेज ये भी है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ण विपतन क्या होता है, गोलीय विपतन क्या होता है, और कुछ आपके एनसीईआरटी के बुक में जो है वो कुछ फैक्ट दे रखे हैं वो भी अपन देखेंगे। तो ये परावर्ती दूरदर्शी अपना कंप्लीट होता है भाई। तो इतना उतार लें। डायग्राम अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है ढंग से तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से भी उतार सकते हैं, सेम बनाया मैंने। ठीक है, तो इतना उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। अभी हमने परावर्ती दूरदर्शी पढ़ा था, उसमें मैंने बनावट नहीं लिखवाई है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको चित्र को देखकर लिख देना है। पहली बात तो ये लिखनी है कि अभिदर्शक के रूप में उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नेत्रिका पर फोकसित करने के लिए द्वितीयक दर्पण के रूप में जो वो उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें उसमें आप बनावट में लिख दें। अब देखो, अभी मैंने आपसे कहा था कि वर्ण विपतन जो है वो
हो जाता है किसमें, अपवर्ती दूरदर्शी में। वर्णविपतन क्या है, ये एक दोष है भाई। वर्ण आप समझते हो रंगीन, तो देखो कि जब श्वेत प्रकाश किसी लेंस पर पड़ता है तो प्रतिबिंब जो वो रंगीन और अस्पष्ट बनता है, ठीक है। अगर आप लेंस काम में लेते हो तो बनने वाला प्रतिबिंब जो वो रंगीन और अस्पष्ट बनता है। इस दोष को जो वो क्या कहा जाता है, वर्णविपतन कहा जाता है। अब जब हम परावर्ती दूरदर्शी में लेंस के स्थान पर दर्पण काम में लेते हैं तो वहां पर ये वर्णविपतन नहीं होता है, तो इसलिए, ठीक है। अगला देखो, ये भी एक दोष है जिसको हम क्या कहते हैं, गोलीय विपतन। यदि लेंस का आकार बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपवर्ती दूरदर्शी में लेंस का आकार बड़ा होता है और उसके पूरे भाग पर प्रकाश पड़ता है, तो लेंस का बाहरी भाग तथा केंद्रीय भाग प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित नहीं करते हैं। इस कारण एक बिंदु बिंब का प्रतिबिंब भी जो फैला हुआ वो अस्पष्ट बनता है। इस दोष को गोलीय विपतन कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि लेंस बड़े आकार में है और इसके पूरे भाग पर प्रकाश आपतित हो रहा है, तो ये जो किनारे वाला भाग है और ये जो सेंटर वाला भाग है, ये क्या करेंगे, इस प्रकाश को एक जगह पर फोकसित नहीं कर पाते हैं। इस वजह से अगर आकार में कोई छोटी भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो वो हमें फैला हुआ, बिखरा हुआ और अस्पष्ट प्राप्त होता है। इस दोष को जो है वो हम क्या कहते हैं, गोलीय विपतन कहते हैं। तो जब हम दर्पण काम में लेते हैं तो परावर्ती दूरदर्शी में वर्णविपतन और गोलीय विपतन दोनों ही दोष नहीं पाए जाते हैं। तो ये परिभाषाएं याद रखें और इनको अपने नोट्स में उतार लें। और साथ में 2 पॉइंट और आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हुए हैं, तो याद रख लेना कि भारत में सबसे बड़ा दूरदर्शक यानी परावर्ती दूरदर्शी कहाँ पर है, कवलूर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु स्टेट में अपने साउथ इंडिया के अंदर, वहाँ पर आपको सबसे बड़ा दूरदर्शक जो है वो लगा हुआ मिलेगा। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा दूरदर्शक जो है वो कहाँ लगा हुआ है, वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हवाई नामक स्थान पर जो वो सबसे बड़ा दूरदर्शक लगा हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये चैप्टर ऑप्टिक्स का जो काफ़ी दिनों से चल रहा था वो अब कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।